सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जहां हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे, महाकुंभ मेला और उसमें बुजुर्गों की सुरक्षा। इस यात्रा में हमारे साथ हैं दादा भरत, लक्ष्मी और उनका एक पुराना मित्र रामू काका, जो अपने अनुभवों से इस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी सुन लेते हैं। महाकुंभ मेला आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। अरे बाबा, ये सुबह सुबह से लैपटॉप लेकर क्यों बैठ गए आप? कुछ नहीं बेटा, कुंभ का मेला आयोजित होने वाला है ना, तो मैं अभी से टिकट देख रहा हूँ। ज्यादा देर होने पर टिकट भी तो नहीं मिलता था। ओ हाँ, इस साल तो 12 साल बाद प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी को महाकुंभ होने जा रहा है ना। आज इसी विषय पर रेडियो पर बात करें। बिल्कुल बिटिया, महाकुंभ मेला जो हर हिंदू धर्मावलंबी के लिए बहुत खास है। यह एक ऐसा आयोजन है जहां लाखों लोग आते हैं और मेला स्थल पर भीड़ भाड़ होती है। लेकिन एक बात है बेटा, यह बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं तो हमें अपनी उम्र दराज पीढ़ी यानी हम बुजुर्गों की देखभाल का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दादाजी, महाकुंभ मेला एक धार्मिक और पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ आने वाले बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। भारी भीड़, लंबी लाइनें, गर्मी का सामना करना, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों के लिए इस तरह के आयोजनों में सुरक्षा के बारे में सोचने से पहले ये समझना चाहिए कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितनी अहमियत रखता है। लक्ष्मी, जब मैं और तुम्हारी दादी बरसों पहले कुंभ में जाया करते थे तो हम बड़े ही आराम से जाते थे। भीड़ भी कम हुआ करती थी उस वक्त। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, हमें सावधानी से चलना पड़ता है। बहुत से बुजुर्गों के लिए ये लंबा सफर और भीड़ भाड़
मुश्किल हो सकती है। भरत भाई, ओ भरत भाई। आओ रामू, आओ आओ आओ, भीतर आ जाओ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। नमस्ते भैया। और लक्ष्मी बेटा कैसी हो? नमस्ते काका, मैं अच्छी हूँ। बस कुंभ मेले की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा बेटा, एक वक्त था जब हम कुंभ में बिना किसी डर के चलते थे, पर अब तो उस विशाल जनसमूह में सभी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। भरत भैया और लक्ष्मी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेला अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम सोचो, सर्दी हो या गर्मी हो, बुजुर्गों के लिए ये आयोजन एक चुनौती बन गया है अब। क्या कह रहे हैं रामू काका? देखो बेटी, जब हम पहले महाकुंभ जाते थे तो सब जगह आराम और सुविधा होती थी, लेकिन अब तो जो हालात हैं उनमें बुजुर्गों के लिए कितनी भी सुरक्षा रखी जाए कम ही है। भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और खतरनाक ट्रैफिक, ये सब बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन हो गया है। याद करो पिछली बार का वाकया, जब एक बुजुर्ग दादी बिछड़ गई थी। अगर सही वक्त पर उनको मदद नहीं मिलती तो भला क्या होता। रामू, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम बुजुर्गों के लिए इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लक्ष्मी, अब क्या करना चाहिए हमें? पहला कदम तो यही है बाबा कि जब हम महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी योजना बनानी चाहिए। बुजुर्गों को लेकर यात्रा करते वक्त ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक पहचान पत्र हो, उनका मेडिकल रिकॉर्ड हो और वो फोन नंबर लिखवा लें जिसे वे कभी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनो, ये भी जरूरी है कि बुजुर्ग अकेले न जाएं। हमेशा किसी करीबी को उनके साथ भेजो। जैसे मैं और तुम्हारी दादी कई बार अकेले नहीं जाते थे, तुम भी ऐसा ही करना। हाँ, और बुजुर्गों को बार बार पानी पिलाना भी जरूरी है। उन्हें गर्मी और धूप से बचाकर शेड में रखना चाहिए, और अगर किसी कारणवश वे थक जाएं तो उन्हें बैठने का समय देना चाहिए। ये तो है भरत भैया। और सबसे जरूरी है लक्ष्मी बेटा कि हमें बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर जैसी सहायक सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। महाकुंभ मेला में काफी व्हील चेयर सुविधाएं होती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी इस बार महाकुंभ में अपने स्टॉल के माध्यम से व्हील चेयर, छड़ी जैसी बुजुर्गों की जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। अच्छा भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी मेला स्थल पर जाएं तो बुजुर्गों के पास एक फोन जरूर हो, ताकि किसी भी हालात में वो संपर्क कर सकें। अगर कहीं खो जाएं तो हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनका पता जल्द से जल्द लग जाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमें बुजुर्गों की सुननी चाहिए। अगर वे थक रहे हैं या उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो बिल्कुल। पर बेटा, यही तो है हमारे समाज की असली ताकत। बुजुर्गों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जब हम उनका ख्याल रखते हैं तो समाज में सही भावना बनी रहती है। बिल्कुल काका, और हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि हमारे लिए वे बोझ नहीं है, बल्कि हमारे आशीर्वाद हैं। अरे लक्ष्मी, इस बार हमारे श्रोताओं और रामू को कोई सरकारी योजना नहीं बताएगी क्या, जो कुंभ मेले में हमारे बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के काम आ जाए? हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल। वैसे अभी तो बताया मैंने, इस बार महाकुंभ मेले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी अपना एक स्टॉल लगाने वाली है, जो बुजुर्गों की सेवा में उपलब्ध रहेगी। पर ये तो नहीं बताया ना कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वहाँ। बाबा, इस स्टॉल पर बुजुर्गों के लिए छड़ी, चश्मा जैसी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो उनके कुंभ यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। किसी भी तरह की आपदा या फिर सहायता के लिए स्टॉल पर वॉलंटियर्स होंगे, जो बुजुर्गों के हर तकलीफ में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हम अपने अपने रेडियो पर
सारी नसीहतें भी तो दे रहे हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, जो बुजुर्गों की सहायता करेंगी उनकी यात्रा को रोचक और आरामदायक रखने में। अन्य माध्यमों से भी ये जानकारियां लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजिटल रूप से, तकनीकी रूप से बेहद समृद्ध होगा इस बार का महाकुंभ। वो कैसे? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैटबॉट का प्रयोग होने वाला है। इससे 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांगी जा सकती है। अरे वाह, आधुनिक तकनीक तो सचमुच जादू है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, हमारे बीच एक बुजुर्ग हैं, आइए उनसे बात करें और जानें उनके बारे में। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा शुभ नाम जगन्नाथ पांडे, मैं ग्राम बालपुर का हूँ और मुकुटधर पांडे जी का पोता हूँ और फिलहाल चंद्रपुर में रहता हूँ। जी पांडे जी, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 69 साल, 69। और आपके परिवार में कौन कौन है पांडे जी? अभी मेरे परिवार में मेरे साथ जो रहते हैं मेरे बच्चे हैं, बहू हैं और 2 पोतियां हैं। सब साथ में रहते हैं? हाँ, सब साथ रहते हैं। माता जी का स्वर्गवास हो गया, 2 साल 2.5 साल हो गया। अच्छा। नहीं तो वो भी साथ रहती थी, बड़े भाई थे अविवाहित थे, वो भी साथ रहते थे। बहुत अच्छा परिवार है आपका और सब साथ में रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पांडे जी, आप कुंभ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस विषय में हम आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे विचार आया आपका इस कुंभ यात्रा में जाने का? देखिए, ये बहुत लंबी कहानी है। मेरे दादाजी मुकुटधर पांडे जी, सन सही से नहीं बता पाऊंगा, लगभग 64-65 का सन रहा होगा, और कल्पवास के लिए अपने बड़े भाई और अपने बहनोई के साथ गए हुए थे और 1.5 महीने का उन्होंने कल्पवास किया था। अच्छा। और वहां से जब लौटे तो एक तो साहित्यिक रुचि के थे और प्रयागराज कुंभ की महिमा, अपना संस्मरण यात्रा का सब सुनाते थे। तो हम बच्चे थे तब, 7 साल 8 साल के, तो हम लोगों के मन में ये भावना आ गई थी कि कुंभ हम भी जाएंगे। जी। और वो इच्छा हमेशा बलवती रहती थी। जी। तो यात्रा का स्वभाव जो बना, तीर्थ यात्रा या अन्य पर्यटन स्थलों में जाने का, तो उन्हीं की देन है वो। और अब उम्र के इस पड़ाव में आकर के कुछ धार्मिक यात्राएं करना भी जरूरी समझते हैं। बिल्कुल। और कुंभ का महापर्व है जी, पूरी हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा पर्व है जी। बिल्कुल। 45-50 करोड़ की आबादी वहाँ स्नान करेगी कह रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी। बहुत बिल्कुल। इसलिए कुंभ का
विचार आया है कि कुंभ में जा करके स्नान करें और पुण्य के भागी बने। जी चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। और धन्यवाद। तो कुंभ में भी आपके साथ बच्चे जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? हाँ, एक लड़का तो मेरा जरूर जाएगा जी। अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी श्रीमती जी हैं जी। तो फिर उनको कब अवसर मिलेगा, तो प्राय हम दोनों साथ ही जाते हैं। और मेरी पोतियां हैं वो भी जा सकती हैं जी। तो कब का जाने का प्लान है आप लोगों का? बच्चों का कहना है कि जो पंच स्नान है उनको छोड़ करके जी फुर्सत में जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी भीड़ शायद उस समय कम हो। हाँ, कुछ कम हो जाए जी, ताकि कम से कम एक रात तो रुकना ही है, तो रहने बसने का इंतजाम हो जाए। जी जी जी, सही ढंग से। जी जी जी। और ठंड के दिन है जी, देखिए तो बाहर में तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पांडे जी, और हम अंत में फिर से ये कामना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, और इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। लक्ष्मी, तुम्हारी बातों में और इन सारी जानकारियों में बहुत वजन है। अगर हम इन सभी सरल कदमों को अपनाएंगे तो न केवल महाकुंभ मेला एक सुरक्षित और पवित्र अनुभव बनेगा, बल्कि हमारे बुजुर्ग भी इस यात्रा का पूरा आनंद उठा पाएंगे। सही कहा भरत भैया आपने। और लक्ष्मी, तुम तो जानती हो, बुजुर्गों की देखभाल हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे तभी हम समाज में सही बदलाव ला पाएंगे। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। श्रोताओं, धारावाहिक हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की आज की कड़ी में हमने जाना महाकुंभ मेला और उसमें बुजुर्गों की सुरक्षा के विषय में। और आइए अब जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बुजुर्गों की वर्तमान स्थिति के बारे में। बिलासपुर जिले में समाज कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती श्रद्धा मैथ्यूज से हमने बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों की स्थिति पर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भरण पोषण के अधिकार के लिए केसेस छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो मैंने देखा कि प्रॉपर्टी, खेत वगैरह जो हैं, जो भी हैं, उनकी जमीन जायदाद जो भी रहती है बुजुर्गों की, वो जनरली बच्चों के हाथ में चली ही जाती है। और बाद में बच्चे उनके साथ में जो बिहेव करते हैं उस पर अवेयरनेस नहीं हो पाती कि इनको जाना कहाँ है, किसके पास जाना है, किससे मिले तो ये समाधान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हम तो अपने ज़िले के अनुसार यदि चर्चा करते हैं तो ज़िले में मैंने देखा है कि ग्रामीण एरिया में और कुछ शहरी में भी जो मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी ये गलतियां कर जाते हैं कि अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को दे देना या अपने रिश्तेदारों को इस आशा पे दे देना कि वो मेरी सेवा करेगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं और बाद में उनको पछतावा होता है। तो क्यों ना अवेयरनेस इसी बात पे हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी, अपने हाथ में जो चीज़ें हैं, कई पेंशन की पात्रता रखते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको पेंशन मिलती है, लेकिन वो अपना पेंशन दूसरों को दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, अपनी बहू को सर्विस दे देते हैं, मरणोपरांत मिल जाता है, फिर वो उसकी मदर को नहीं देख रही है। इस टाइप की चीज़ें बहुत निकल के अभी आ रही हैं कि कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब में है और वो एक्सपायर कर गया और उसकी मिसेस है। अब जब गवर्नमेंट जॉब मिलती है, अनुकंपा नियुक्ति, तो ये लिखा जाता है कि मैं इसकी सेवा करूंगी, मदर की, सास की अपनी सेवा करूंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो बाद में जैसे ही जॉब पाए उसके बाद वो अपना उसको निकाल बाहर करते हैं। तो वरिष्ठ जनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारे यहाँ। उनको जो रिस्पेक्ट, उनको जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। आप जैसे बोल रही हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, होते तो पहले भी थे, हाँ। लेकिन क्या जागरूकता बढ़ रही है ये भी है। इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं? हाँ, ये भी है, ये भी है। पहले की स्थिति में देखा जाए तो थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अवेयरनेस में कि आप तो हो सकता है रूरल एरिया में बहुत एंड तक नहीं गए हों, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि जानते ही नहीं होंगे कि हमें क्या करना है। तो बहुत एंड तक जाने की जरूरत है। अभी तो शहरों तक ही, हम लोग आसपास तक ही सीमित है। छत्तीसगढ़ में कितने वृद्धाश्रम होंगे मैडम, और बुजुर्गों के लिए अनुदान प्राप्त संस्थाओं की संख्या क्या होगी? मैक्सिमम सभी जिलों में वृद्धाश्रम है और अनुदान भी समाज कल्याण तो लगभग सभी को दे रही है। जो भी इस पे अप्लाई करते हैं कि हमको अनुदान चाहिए तो समाज कल्याण उसमें देता है। कई जगहों में तो जिलों में 2-2 वृद्धाश्रम है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं कहती मैं अपने विचार से कि आप वृद्धाश्रम बढ़ाते चले जाएं, या ठीक है कि यदि किसी की सेवा हम लोग करते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता, जो उनको सुख अपने घर में मिलता है, वो चीज़ें वृद्धाश्रम में वो ठीक है कि 4 की जगह 8 लोग बैठे हैं वृद्धाश्रम में, सब आपस में बहुत प्रेम से रह रहे हैं। मैं आपको अपने ज़िले के एक वृद्धाश्रम की एक व्यक्ति की बात बता रही हूँ। एक महिला है, उनका बेटा है, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बेटे को दे दी है, और अब वो बेटा जो है उनको रखता नहीं है, और माँ जो है वृद्धाश्रम में रह रही है, और उसने भरण पोषण के लिए अप्लाई किया। भरण पोषण में ये उनके फेवर में गया कि आप इनको 5,000 पर मंथ देंगे, और वो दे रहे हैं। मैंने पूछा तो फिर तो आपको 5,000 की क्या कर रहे हैं उपयोग? तो बोले कि मैं उसको जमा कर रही हूँ। क्यों जमा कर रहे हैं आप, मैंने पूछा। तो बोले नहीं, जब मैं मर जाऊंगी तो यही पैसा मैं उसको बेटे को दूंगी। मतलब वो रह रही है वृद्धाश्रम में, और जिसने डाला है वो भी उसका अपना बच्चा है, लेकिन फिर भी वो माँ है और उसके लिए सोच रही है फ्यूचर। तो ये स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। इसमें थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। जी, ये आपने एक नेगेटिव स्टोरी बताई, कुछ अच्छी सक्सेस स्टोरीज कोई याद आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। देखिए, अभी रिसेंटली एक हस्बैंड वाइफ हैं जो हमारे प्रशामक गृह में अभी रह रहे हैं, और उनको अपना खुद का मतलब भवन है जिसमें वो रह रहे थे पहले। वो गवर्नमेंट में रजिस्ट्रार की पोस्ट पे थे और रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद में उनके जो बच्चे हैं उसमें एक बेटी है, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने भांजे को दे दी। भांजे को देने के बाद में भांजे ने इतने मतलब बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित करना शुरू किया कि एक कमरे में बंद कर दे, ऊपर उनको दे दिया कि इस कमरे में आप रहोगे, और उस कमरे में वो शाम होते ही लाइट ऑफ कर देता था और अंधेरे में उनको रखता था, नीचे उतरने नहीं देता था। पूरे घर में वो कहीं नहीं घूम सकते, सिर्फ उस कमरे में ही उनको रहना है। हस्बैंड वाइफ इतना परेशान थे कि उन्होंने हमारे यहाँ कलेक्टर साहब के पास दीवार कूद के आते थे वो, और 2-3 बार आए तो मुझसे कहा कि उनको कहीं पे शिफ्ट करवा दीजिए। मैंने उनको वहीं प्रशामक गृह में शिफ्ट करवाया, ले दे के कैसे भी करके उनको शिफ्ट करा लिया।
आज वो बहुत खुश है और उन्होंने अपना केस लगाया भरण पोषण में, जो उनके फेवर में हुआ। फेवर में होने से ये कहा गया, डिसीजन ये हुआ कि आप मकान, भांजे को कहा गया कि आप मकान खाली करिए और इनको निकाल के बाहर फेंकिए, इनका सामान करके। ये डिसीजन हुआ एसडीएम से। अब मकान खाली करने का जैसे ही निर्देश हुआ तो बेटे ने आके सेकंड अपील लगा दी कलेक्टर साहब के पास, भांजे ने, कि ये मकान मुझसे खाली करवा रहे हैं क्योंकि ये मकान मुझे दे चुके हैं। फिर भरण पोषण में वो आता था तो फिर हमने बताया कि ये प्रशामक में रह रहे हैं और इनका ही भवन है जो इन्होंने सेवा करेंगे कि इस बात पे इन्होंने इनको दिया हुआ है। आज स्थिति ये है कि इनको खाली करा दिया है, खुद रह रहा है और उस भवन को अब अपने ही हक में चाहता है। उसके फेवर में डिसीजन फिर हो गया और सर ने कहा कि इसका सामान उठाओ और बाहर फेंक दो, तो ऐसे वो अपना हक पाए। फिर सेम ऐसे ही एक महिला है जो मंदिर में रहती है और घर उनका है और उन्होंने अपने परिवार के रिश्तेदार बच्चों को दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी में से अपने बच्चों को सब बांट दिया, अपने बेटे बेटियों को सब प्रॉपर्टी बांट दी। एक हिस्सा उनके पास था, उस हिस्से में वो लोग आए और रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको थोड़ा सा रहने के लिए जगह दे दो, अभी हम 1-2 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। वो ऐसा हो गया कि वो धीरे से इन्हीं को निकाल दिया, महिला को ही निकाल दिया और पूरे परिवार आके रहने लग गए। फिर उस महिला को किसी ने जागरूकता से ले आए और भरण पोषण में केस लग गया। अब वो फिर फेवर उनके हक में ही हुआ फिर कि इनके सामान को सब उठाओ और बाहर फेंक दो। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं से तो मिला ही होगा। अच्छी बात है कि उनके फेवर में हो गया, लेकिन ये सबके साथ नहीं हो पाता है। अवेयरनेस की ज़रूरत है एक्चुअली में, बहुत अंदर तक जाके सोचने और करने की ज़रूरत है इसमें। आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे समाज को? देखिए, अभी इसमें संदेश यही होना चाहिए कि हम सारे लोग एक इंसान पहले हैं और बाद में हमारे कर्तव्य हैं। यदि हम में इंसानियत है तो कर्तव्य हो ही जाएगा और उसी की आवश्यकता है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से, जिसमें हमने आज बात की महाकुंभ मेला और बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप इन जानकारियों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे ताकि बुजुर्गों को इस महान धार्मिक यात्रा में सुरक्षित और आरामदायक अनुभव हो सके। आने वाले कार्यक्रमों में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बात करते रहेंगे। हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं जहां बुजुर्गों की सुरक्षा और उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता हो। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो मुझे यानी भरत को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की 10वीं कड़ी आज आप सुन रहे थे, जिसका विषय था महाकुंभ मेला और बुजुर्गों की सुरक्षा। भरत दादा की भूमिका में थे हरिश्चंद्र वाद्यकार, लक्ष्मी की भूमिका में थी मातृका और रामू काका थे रमाशंकर शुक्ला। आलेख था अरपा रेडियो बिलासपुर से ए दिव्या का। सीआरए कंटेंट एंड स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर हैं संज्ञा टंडन और गुरजीत कौर चावला। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी